हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फिजिक्स की क्लास शुरू की थी, थर्मोडायनेमिक्स अपना टॉपिक चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम जो बचे हुए न्यूमेरिकल है वो हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग एकदम ऐसे ही क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग देखोगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन हल करने का तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करना, हल करने की कोशिश करना। फिर नहीं होता है तो वो मैं आप लोगों को फिर आगे हल करवा ही रहा हूं, वो आप लोग वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग क्या गलतियां करने वाले हो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां देता हूं। तो ये क्वेश्चन है यहां पे, देखो क्वेश्चन आप लोगों को यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि किसी गैस की एक साम्य अवस्था ए से अन्य साम्य अवस्था बी में रुद्धोष्म रूप से परिवर्तन के लिए निकाय पर 22.30 जूल का कार्य किया जाता है। कार्य कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम मतलब अगर मैं इसको पीवी वक्र से समझूं, कौन से वक्र से, पीवी वक्र से समझूं, तो यहां पर ये ए स्थिति है, यहां पर ये बी स्थिति है। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं अलग बना देता हूं। ये मान लो ए स्थिति है, ये बी स्थिति है। ठीक है, तो ए से बी तक निकाय पहुंच रहा है ऐसे। इस स्थिति में प्रक्रम ध्यान रखना कौन सा है, रुद्धोष्म है। प्रक्रम कैसा है, रुद्धोष्म है। और निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर जो कार्य कर रहे हैं डी डब्ल्यू, वो कितना दे रखा है, 22.30 जूल। ध्यान रखना, कार्य जब किया जाता है, कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य ऋणात्मक आता है। अगर निकाय खुद कार्य कर रहा है तो कार्य धनात्मक आता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, क्लास में पढ़ लिया था। क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देखना। अब आगे क्या है कि यदि गैस को अवस्था ए से बी तक उस प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाता है, मतलब कोई दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से ए से बी तक पहुंच रहे हैं, तो निकाय द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा कितनी है, 9.35 कैलोरी है। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर ए से बी तक किसी और तरीके से पहुंच रहे हैं हम, तो मतलब ये वाला तरीका रुद्धोष्म नहीं है, निकाय ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। तो इस स्थिति में निकाय कितनी ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, 9.35 कैलोरी ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जूल में बदल लो, क्योंकि ये जूल में दिया हुआ है। देखो जूल में, इसमें जूल में बदलते हैं इसको। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। याद रखना है आप लोगों को इसको, डायरेक्ट भी एग्जाम में ये कन्वर्जन पूछ सकते हैं। तो देखो डी क्यू बराबर कितना हो गया, डी क्यू बराबर हो गया 9.35 इंटू 4.2 जूल में आ जाएगा। अगर आप लोग इसको हल करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, 39.3 जूल आएगा ये। ठीक है, ट्राई करके देखना। तो हमें पूछा है कि इस स्थिति में निकाय के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हमें पूछा है इस स्थिति में, इस दूसरे प्रक्रम में। पहले तो यहां पर देखते हैं, इस पहले प्रक्रम की बात करते हैं, रुद्धोष्म की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब न तो ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है न उत्सर्जन होता है, यानी डी क्यू का मान 0 हो गया। डी यू हमें पता नहीं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हमें दे रखा है, माइनस में आएगा ये। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि निकाय पर हम कार्य कर रहे हैं, तो माइनस का 22.3। तो बताओ डी यू का मान कितना हो गया, ये 22.3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 22.3 जूल, ये डी यू का मान हो गया। अब देखो दूसरे प्रक्रम की बात करते हैं। इस वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में अगर मैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाऊं तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू आएगा। डी क्यू का मान, इस स्थिति में डी क्यू का मान निकाल चुके हैं हम, कितना है 39.3 बराबर डी यू का मान भी हम निकाल चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा में, इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, ये 22.3 है, 22.3 प्लस डी डब्ल्यू। बताओ डी डब्ल्यू हमें निकालना था इस दूसरी स्थिति में, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, 22.3 को इधर ले आएंगे, 39.3 माइनस 22.3। इसको हल करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 17। तो आप लोगों को जो ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन में से ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 17 जूल। अब आप लोगों के हो सकता है दिमाग में ये आ रहा हो कि सर डी यू तो इस दूसरे इस ए से बी तक रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाला था, ये डी यू इस वाले प्रक्रम में काम में क्यों ले लिया हमने।
वो इसलिए ले लिया स्टूडेंट्स, याद करो मैंने कहा था कि मान लो ए स्थिति पर है तो कोई टेम्परेचर टी होगा, प्रेशर पी होगा, वॉल्यूम वी होगा, ठीक है, या इसको T1 P1 V1 कह देता हूं मैं। इस स्थिति पर निकाय पहुंच रहा है तो T2 P2 और ये V2 हो गया। आया समझ में? तो टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर ए से बी तक कहां से कहां तक बदल रहा है, T1 से T2 तक। चाहे अपन ऐसे चल रहे हो तो भी T1 से T2 तक, ऐसे घूम के आ रहे हो तो भी T1 से T2 तक ही परिवर्तित हो रहा है। तो यानी टेम्परेचर में सेम परिवर्तन हो रहा है, चाहे इस प्रक्रम से चलो चाहे इससे चलो, सेम परिवर्तन हो रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान ही आएगा, समान आएगा, इसीलिए ये du का मान यहां काम में लिया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्यूशन कर दिया है मैंने, आप लोग इसको लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग ट्राई करना इसको। अगला क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है कि एक निकाय में चित्र के दर्शाए अनुसार पीवी ग्राफ में दो विभिन्न पथों द्वारा ए से बी तक जाता है। ठीक है, तो चित्र मैं यहां बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये P है, ये V है, तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो A से B तक एक तो इस तरीके से पहुंच रहे हैं अपन, एक A से B तक एक ऐसे पहुंच रहे हैं। दो तरीके अपने पास। कोई प्रक्रम को, किसी गैस को अवस्था A से अवस्था B तक या तो इस तरीके से बदल सकते हैं या ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कहा है कि पहले वाली स्थिति, यानी ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। एक में निकाय को दी गई ऊष्मा 1100 जूल है। इस वाली स्थिति में निकाय को दी गई ऊष्मा यानी dq बराबर कितना है, 1100 जूल है। एक के अनुदिश निकाय द्वारा किया गया कार्य, एक के अनुदिश निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ 2 से, यानी इसमें जो कार्य कर रहे हैं उससे 150 जूल अधिक है। तो इस दूसरे पथ पर निकाय द्वारा ऊष्मा विनिमय क्या होगा, यानी इस वाले पथ पर dq का मान हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ही होगा। हल कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैं सोल्व कर रहा हूं ये कैसे होगा। तो पहली स्थिति की बात करते हैं, पहले निकाय की। dq बराबर du प्लस dw, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। dq का मान दे रखा है 1100 बराबर du हमें पता नहीं, प्लस dw जो है वो मान लेते हैं इस पे कोई कार्य कर रहे हैं dw1, पहले प्रक्रम में ये कार्य कर रहे हैं अपन। अब दूसरे प्रक्रम की बात करते हैं। दूसरे प्रक्रम में अगर यही वाला नियम लगाऊं तो dq का मान निकालना है हमें, नहीं दे रखा, ये dq हो गया, बराबर du सेम ही रहेगा। अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि a से b तक पहुंच रहे हैं तो यहां पर टेम्परेचर T1 होगा, यहां पर टेम्परेचर T2 होगा। इस तरीके से चलो तो वही T1 से T2 तक परिवर्तन हो रहा है, ऐसे चल रहे हैं तो भी वही T1 से T2 तक परिवर्तन हो रहा है। तो तापमान में परिवर्तन समान है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तापमान पर डिपेंड करती है, अपन बात कर चुके हैं पहले ही। तो du सेम ही रहेगा, लेकिन इस प्रक्रम में जो कार्य है, दूसरे वाले प्रक्रम में जो कार्य है वो अलग है, वो मैं लिख देता हूं dw2 लिख देता हूं। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं घटाता हूं, इसमें से इसको घटाता हूं तो 1100 में से 1100 माइनस dq बराबर du में से du घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस इसमें से इसको घटा देते हैं dw1 माइनस dw2। अब देखो इधर है 1100 माइनस dq बराबर, बताओ ये dw1 माइनस dw2 क्या है, इस प्रक्रम में जो कार्य कर रहे हैं उसका और इस प्रक्रम में जो कार्य कर रहे हैं उसका अंतर है क्या। और ये तो हमें दे रखा है कि इस प्रक्रम में जो कार्य होता है वो इसकी तुलना में 150 जूल ज्यादा होता है, यानी इसमें कार्य ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। मतलब अगर इसमें 300 हो रहा है, या मान लो जैसे इसमें 300 जूल का कार्य हो रहा है तो इसमें 150 ही हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 150। अब dq को इधर ले लेता हूं, 150 को इधर ले लेता हूं, तो 1100 माइनस 150 बराबर dq। तो बताओ dq का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, अगर 150 घटाएंगे तो 950 जूल ये कार्य, ये ऊष्मा अवशोषण हो जाएगा। आया समझ में इतना।
अवशोषित होगी ऊष्मा या उत्सर्जित होगी, तो ध्यान रखना प्लस का आंसर आया, यानी ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अगला, ये दिया है, यदि R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं किए जाने पर, यानी कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं, यानी एक इंफॉर्मेशन तो ये दे दी कि dW का मान क्या है, 0 है। किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं किए जाने पर एक आदर्श एक परमाणु गैस, गैस कैसी है, गैस कैसी है, एक परमाणुक। एक परमाणु का मतलब गैस के एक अणु में एक ही परमाणु है, केवल गैस का जो एक अणु है उसमें कितने परमाणु है, एक ही परमाणु। जैसे एग्जांपल में बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए H2 होता है, ये पानी का एक अणु है, इसमें कितने परमाणु है, 3 परमाणु है, एक दो तो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, तो 3 परमाणुओं से अणु बना है। अपने पास गैस कैसी है, एक ऐसी गैस है जिसके एक अणु में केवल एक ही परमाणु है। आया समझ में? तो ऐसी गैस के 2 मोल अणुओं का ताप, मोलों की संख्या दे रखी है 2 मोल। ठीक है, 2 मोल अणुओं का ताप 273 केल्विन से 373 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में जो परिवर्तन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये 273 से 373 यानी 100 केल्विन का परिवर्तन कर रहे हैं अपन। ठीक है, अरे 273 प्रारंभ में, अंत में 373, यानी कितने का परिवर्तन हो गया, 100 का परिवर्तन हो गया। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो हमें आवश्यक ऊष्मा पूछी है। आप लोग ट्राई करो। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी, सोचोगे तो आप लोग पुराना पढ़ोगे तो आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। अब देखो इसको हल करते हैं। तो कहा है कि एक परमाणु गैस है, कार्य अपन कर नहीं रहे, इतना गैस की मात्रा है, ये तापमान में परिवर्तन है। अगर मैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाऊं तो dQ बराबर du प्लस dW। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था जब मैं ये पढ़ा रहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी नियम पर बनते हैं तो इसी पर बनते हैं, थर्मोडायनामिक्स में। अब कहा है कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी dW का मान तो 0 हो गया, तो dQ बराबर क्या बन गया, du। ठीक है, इतना ही हो गया क्योंकि dW तो कह रखा है कि 0 है। अब देखो dQ या du कैसे निकाले हम, तो स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाई थी, याद है क्या, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाई थी। विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाई थी। मोलर विशिष्ट ऊष्मा को C से लिखा था, C बराबर क्या होता है, dQ अपॉन NdT। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने विशिष्ट ऊष्मा में, आप लोग देखना मैंने पढ़ाया हुआ है ये। अब देखो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं अपन, याद हो तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, dW बराबर PdV होता है। dW बराबर क्या होता है, PdV। अब बताओ ये 0 कब होगा, dW का मान 0 कब होगा, इसका मान 0 दे रखा है हमें, तो ये dW 0 कैसे होगा, दाब तो कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा, यानी dV का मान 0 है, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी dV 0 है, तो dW भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो प्रक्रम कैसा चलता है, प्रक्रम चलता है सम आयतनिक प्रक्रम। कैसा चलता है, सम आयतनिक प्रक्रम। तो यहां पे जो प्रक्रम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, सम आयतनिक। कैसा प्रक्रम चल रहा है, सम आयतनिक प्रक्रम चल रहा है। आए स्टूडेंट्स इतना समझ में? अब देखो समायतनिक प्रक्रम चल रहा है, तो ये विशिष्ट ऊष्मा भी अपन स्थिर आयतन पर निकालेंगे। याद करो मोलर विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की पढ़ी थी अपन ने, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पर स्थिर आयतन की बात करेंगे। तो इसका मतलब dQ बराबर क्या बन जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से dQ को इधर छोड़ देता हूं, NdT को इधर ले लेता हूं, तो NCV/dt, ये dQ का फॉर्मूला आ गया। dQ अपन यहां निकाल लेंगे इसके लिए। तो देखो n का मान 2 मोल, CV, अब देखो पहले CV निकाल लेते हैं अपन। CV कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, याद करो CV का सूत्र क्या लिखा था अपन ने, CV का सूत्र क्या लिखा था स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा CV का सूत्र था R अपॉन गामा -1। यहां पर गामा का सूत्र भी अपन ने लिखा था, गामा बराबर क्या था स्टूडेंट्स, गामा बराबर था 1 + 2/f।
याद है क्या? गामा बराबर भी लिखा था, मैंने कहा था याद रखना इनको। गामा बराबर क्या है? 1+2/f। आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए तो नोट्स में देखना जरूर मिलेगा आप लोगों को ये। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं। याद करो, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो यहां पर एफ का मान कितना है? 3। तो 1+2/3, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5/3। ये किसका? गामा का मान। गामा का मान यहां रखेंगे तो देखो CV बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? R बटे गामा का मान रखूं मैं 5/3 -1, तो CV बराबर क्या हो गया? ये हो गया 2R तो ऊपर है ही, 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3R/2। ये CV का मान हो गया। ठीक है, अब देखो N आ गया अपने पास, दे रखा है 2 मोल। CV ये आ गया, DT ये रहा, DQ निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूं और DQ का मान निकालते हैं अपन। तो देखो DQ बराबर क्या आ जाएगा? DQ बराबर N का मान कितना? 2 इंटू CV का मान कितना? 3R/2, 3R/2, और DT का मान कितना? 100। देखो 2 से 2 कट गया, तो DQ बराबर 100 इंटू 3, 300R, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन अगर आप लोगों ने देखे हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा। मैं बता देता हूँ ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पहला ऑप्शन आंसर, ये पहला नहीं, इसमें कौन सा सही है? ये सब ऑप्शन 300R, ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्राई करोगे तो आप लोग आसानी से हल कर लोगे। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोगों को आता होगा ये, वैसे पहले इसको लिख लो क्योंकि उधर जगह नहीं है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आप लोग इसको हल करना। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्मा CP व CV के मध्य मेयर सूत्र दिया गया है। मेयर सूत्र कौन सा होता है? मेयर सूत्र के ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, कौन सा मेयर सूत्र का ऑप्शन सही है इसमें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने बताया था मेयर सूत्र क्या होता है? CP - CV बराबर क्या होता है? R होता है। क्या होता है? CP - CV बराबर R। CP - CV बराबर R होता है, तो ये मेयर सूत्र है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ध्यान रखना, पूछा जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है, अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। क्वेश्चन है कार्नो इंजन पर और रेफ्रिजरेटर पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग हल करना। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक कार्नो इंजन 400 केल्विन व 800 केल्विन के मध्य कार्य करता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 1200 जूल है, तो इंजन कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है? आप लोग इसको हल करो, मैं इसको मिटा लेता हूं तब तक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं हल करता हूं। एक कार्नो इंजन है जो 400 केल्विन व 800 केल्विन के मध्य कार्य कर रहा है, यानी 2 टेम्परेचर है अपने पास, एक तो है 400 केल्विन और एक टेम्परेचर है 800 केल्विन। अब मुझे बताओ इनमें से सिंक का ताप कौन सा होगा? सिंक ठंडा होता है, तो सिंक का ताप 400 है और ऊष्मा स्रोत का ताप 800 है, तो ये तो T1 है और ये T2 है। ठीक है, सिंक और स्रोत के ताप हो गए। और इसके द्वारा मतलब इंजन जो कार्य कर रहा है वो 1200 जूल है। इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1200 जूल है। और हमें क्या पूछा है कि इंजन कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, यानी Q1 का मान पूछा है। Q1 का मान इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा ऊर्जा क्या है? अब देखो कैसे हल करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों ने दक्षता याद होगा, दक्षता का सूत्र हमने लिखा था कार्नो इंजन के लिए। क्या लिखा था? एक तो लिखा था स्टूडेंट्स W/Q1। क्या लिखा था? W/Q1। और एक अपन ने लिखा था T1 - T2/T1, एक ये सूत्र लिखा था। ठीक है, तो देखो जो जो मान है वो लिखते हैं अपन इसमें से। W का मान 1200, W की जगह लिख देता हूं 1200/Q1, ये निकालना है हमें, बराबर T1 है 800 माइनस T2 ये है 400/T1 800।
बस हल कर लो इसको। तो 1200 बटे Q1 बराबर 800 में से 400 गया तो स्टूडेंट्स बचेगा कितना, 400 बटे में कितना है 800, 2 कट गए, 4 से कटेगा 1/2। ठीक है। अब देखो Q1 को तो 1 से गुणा कर देता हूं और 2 को इधर ले जाता हूं, तो Q1 बराबर कितना आ गया 2400। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2400 जूल ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ठीक है, ऊष्मा इंजन बहुत आसान है, आप लोग इसको चाहो तो लिख लो। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रहा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक का ताप, स्रोत का ताप और सिंक का ताप क्रम से 1500 व 500 सेल्सियस है। ध्यान रखना सेल्सियस है। स्रोत का ताप इसको मिटा देता हूं मैं पहले। देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि स्रोत का ताप T1 बराबर 1500 डिग्री सेल्सियस और सिंक का ताप 500 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। दिया है यदि स्रोत का ताप 100 सेल्सियस बढ़ाया जाए या सिंक का ताप 100 सेल्सियस कम किया जाए तो किस परिस्थिति में इंजन की दक्षता ज्यादा होगी, पहले वाली में या दूसरे वाली में। देखो क्या कहा है कि एक कंडीशन तो अपन ये करे कि स्रोत का ताप 100 बढ़ा दे। 100 बढ़ा दे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा T1 और T2 कितना रहेगा 500, ये 500 ही रखना है। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या कहा है, या करके दिया है, यानी दूसरी स्थिति बोल रहा है। दूसरी स्थिति में सिंक का ताप 100 सेल्सियस कम कर दे, यानी स्रोत का तो उतना ही ताप 1500 और सिंक का 100 कम कर दिया, यानी कितना हो गया 400 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इसमें दक्षता ज्यादा होगी या इसमें दक्षता ज्यादा होगी, या आप लोग हल करोगे, मैं नहीं बता रहा इसमें। देखो दक्षता का सूत्र क्या है, T1 माइनस T2 बटे T1, ये सूत्र है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। किस में होता है, केल्विन में होता है। आया समझ में इतना, किस में होता है, केल्विन में। तो यहां पर है डिग्री सेल्सियस, क्या है डिग्री सेल्सियस। बस इसमें क्वेश्चन में यही है और कुछ नहीं है कि आप लोग सेल्सियस को ध्यान में रखोगे कि नहीं, एग्जामिनर यही ट्राई कर रहा है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपने फॉर्मूले में T1 T2 जो होता है वो केल्विन में होता है। केल्विन में कैसे बदलोगे, तो केल्विन में ध्यान रखना कैसे बदलोगे, जैसे मान लो इसी को बदलना है अपन, तो 1600 में अगर 273 ऐड कर दोगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केल्विन में। केल्विन में कितना हो गया ये 1873 केल्विन। आया समझ में। अगर इसमें 500 में मैं 273 जोड़ दूं तो ये केल्विन में बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, 773 केल्विन। ठीक है, तो इस स्थिति में दक्षता निकाल के देख लो। T1 का मान कितना 1873 माइनस T2 का मान कितना 773 बटे T1 का मान 1873। इसको हल करके देख लेना, ऐसे ही इसमें ट्राई कर लेना। देखो इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये इसमें कितना जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे कितना 273 जोड़ोगे, 273 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 1773, इसमें 200 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 673। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा लो, T1 माइनस T2 बटे T1। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें किसकी दक्षता, कौन सी कंडीशन में दक्षता ज्यादा है, यही पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको हल करके देखना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना क्या होता है इसका। ठीक है, लिख लो पोज करके इसको, अपन आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। ये क्वेश्चन है कि एक ऊष्मा इंजन के सिंक का ताप 300 केल्विन और स्रोत का ताप T है। लिखते जाते हैं सिंक का ताप, सिंक के ताप को T2 से लिखते हैं, कितना है 300 केल्विन है, कितना है 300 केल्विन। और स्रोत का ताप किससे लिखते हैं, T1 से। ये हमें दे रखा है T है, यानी इसका मान नहीं दिया हमें। कहा है यदि यह मतलब ये ऊष्मा इंजन जो है वो प्रति चक्र 200 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा अवशोषण, ध्यान रखना ऊष्मा अवशोषण को Q1 से लिखा था हमने, याद नहीं हो तो आप लोग, तभी मैंने कहा था कि नोट्स बना के रखना, नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन हल कर लोगे। ऊष्मा इंजन वाले फॉर्मूले में देखो ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 से लिखी हुई है, Q1 लिखी है और ये Q1 कितना है,
Q1 दे रखा है 200 जूल, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 जूल। अब आगे का है तथा 120 जूल ऊष्मा सिंक को देता है। सिंक को देने वाली ऊष्मा को Q2 से लिखा है, कितना 120 जूल सिंक को देता है, क्वेश्चन में दिया है। तो हमें पूछा है कि ऊष्मा स्रोत का ताप क्या होगा, यानी ये क्या होगा, ये हमें पूछा है। देखो स्टूडेंट्स कैसे हल करोगे, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता के सूत्र देखो क्या क्या थे, सारे सूत्र लिखता हूं मैं। एक तो था W/Q1, एक था Q1 - Q2 अपॉन Q1, एक था T1 - T2/T1। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता के सूत्र थे। अब देखो हमें कौन सा काम में आएगा, हमें T1 T2 Q1 Q2 दे रखा है, तो ये वाला संबंध काम में ले लेते हैं अपन। Q1 का मान 200, ठीक है, इधर हल कर देता हूं मैं। Q1 का मान 200 माइनस Q2 का मान 120 बटे Q1 का मान 200 बराबर T1 का मान 300 माइनस T2 हमें T1 का मान नहीं है, ये T1 तो हमें ज्ञात करना है। T1 का मान कितना है T माइनस T2 का मान कितना है 300 बटे में क्या है T1, और T1 हमें ज्ञात करना है। बताओ अब तो हल कर लोगे इसको, बहुत आसान है, बस केवल ये समीकरण है, T ही हमें अज्ञात है, T हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखो, T को इधर लाके गुणा कर लेता हूँ, यानी T इंटू 200 माइनस 120, 200 को इधर ले जाके गुणा कर देता हूँ, T माइनस 300 से किसको गुणा कर देता हूँ 200 को इधर ले जाके गुणा कर दिया। T को अंदर गुणा करो तो ये तो हो गया 200T माइनस 120T, या पहले हल ही कर लो इसको। 200 में से 120 गया तो 80 और इधर बच गया T। इसको गुणा करो, 200 को अगर T से गुणा किया तो 200T, 200 को अगर 300 से गुणा किया, 200 को किससे गुणा किया 300 से गुणा किया, तो माइनस में कितना आ जाएगा 3 दूने 6 और ये 4 जीरो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स इस 60,000 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 200T यहां पर पहले से है, और इस 80T को इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 200T में से 80T गया तो कितना बचेगा 120T बचेगा, इधर कितना है 60,000, तो T बराबर क्या आ जाएगा 60,000 बटे 120। देखो स्टूडेंट्स 0 से 0 कट गया, इसको 6 से काट लेते हैं तो इधर तो आएगा 1000, इसको 6 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से फिर कटेगा कितनी बार 500 बार, तो यानी T का मान कितना आ गया 500 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये वाले क्वेश्चन तो किस पे हो गए, ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन पर हो गए। अब हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेफ्रिजरेटर पर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेटर का दे देता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर व बाहर का ताप क्रम से 260 और 286 केल्विन है। अंदर का ताप कम होता है यानी ठंडी वस्तु का ताप, सिंक का ताप जो T2 होता है रेफ्रिजरेटर में, प्रशीतक में कितना दे रखा है 260 केल्विन, और बाहर का ताप ज्यादा होता है, T1 लिखा हुआ होता है उसको, T1 कितना है 286 केल्विन। ठीक है, फिर कहा है कि रेफ्रिजरेटर पर 1 जूल कार्य के लिए, मतलब हम कार्य कर रहे हैं इस पे कितना 1 जूल का कार्य कर रहे हैं, तो वातावरण को दी गई ऊष्मा, वातावरण को कितनी ऊष्मा दी गई है वो निकालना है, यानी Q1 का मान निकालना है हमें। अब स्टूडेंट्स याद होगा आप लोगों को, रेफ्रिजरेटर में दक्षता नहीं निकलती, कार्य गुणांक निकलता है। क्या निकलता है कार्य गुणांक, और कार्य गुणांक का सूत्र क्या होता है, पिछले वीडियो में इस जगह पे आवाज चली गई थी, वो मैंने वीडियो को चेक किया था, आवाज चली गई थी, मैं दोबारा बता देता हूं। जो प्रशीतक होता है उसका कार्य गुणांक क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इसका कार्य गुणांक होता है सिंक से ली गई ऊष्मा बटे प्रशीतक पर
किया गया कार्य, प्रशीतक पर किया गया कार्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंक से ली गई ऊष्मा, चित्र अगर आप लोग देखोगे रेफ्रिजरेटर का जो अपन ने बनाया था उस समय, सिंक से ली गई ऊष्मा को Q2 से लिखते हैं और प्रशीतक पर किया गया कार्य किससे लिखा जाता है, W से। इस तरीके से इसका क्या आता है, कार्य गुणांक आता है। तो बीटा बराबर क्या हो गया, Q2 अपॉन W। सही है, Q2 अपॉन W। बताओ एक और कार्य गुणांक का सूत्र क्या था, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, एक ये सूत्र था। और एक और कार्य गुणांक का सूत्र लिखा था अपन ने T2 बटे T1 माइनस T2, ये सूत्र थे कार्य गुणांक के जो अपन ने लिख लिए थे पहले भी। अब देखो अपन Q1 निकालना है, मेरे पास क्या क्या है, W है, ये रहा W मेरे पास। Q1 ज्ञात करना है मुझे, ठीक है, Q1 ज्ञात करना है, ठीक है, Q1 ज्ञात कर लेंगे। और T1 T2 है, तो T1 T2 एक तो ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे और एक ये काम में ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा था कि वातावरण को दी गई ऊष्मा क्या होगी, Q1 का मान ही पूछा है, निकाल लेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे हल करेंगे, पहले तो मैं इसको हल करता हूं, ठीक है। मैं ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र ले रहा हूं, यानी क्या ले रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, ये Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2। देखो Q2 नहीं पता, W पता है 1 जूल, T2 पता है हमें, T2 कितना है 260 बटे T1 कितना है 286 माइनस 260। तो Q2 बराबर कितना आ गया, Q2 बराबर 1 का भाग देंगे, Q2 ही आएगा, इधर हो जाएगा 260। और बताओ स्टूडेंट्स इधर कितना हो गया, ये अगर हल करेंगे तो 6, ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2, 26 बच जाएगा। अगर 26 बच गया तो इसको अगर काटोगे आप लोग तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो Q2 का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है यहां तक। अब आगे देखो, अगर Q2 का मान 10 है तो बताओ इसको हल कर लोगे क्या आगे, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। W का मान कितना 1, Q1 हमें निकालना है, Q1 हमें ज्ञात करना है, और Q2 का मान हमने निकाला भी वहां पे 10। 10 को इधर ले लूंगा, 10 को इधर ले लूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो Q1 बराबर कितना आ गया 11 जूल। ऐसे हल हो जाएगा। चाहो तो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है, लिख के देखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले यहां पे। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं पहले, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर 0 सेल्सियस ताप के पानी से ऊष्मा लेकर 27 सेल्सियस ताप पर कमरे को देता है, ठीक है। यानी आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, तब तक मैं इसको हल करता हूं। तो दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर है अपने पास, प्रशीतक है, क्या कर रहा है 0 सेल्सियस के ताप के पानी से ऊष्मा ले रहा है। 0 सेल्सियस सिंक का ताप T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, लेकर ऊष्मा लेकर 27 सेल्सियस कमरे के ताप, ज्यादा ताप यानी T1 27 डिग्री सेल्सियस। यदि 100 किलो पानी को बर्फ में बदलना हो तो किया गया कार्य। पानी की मात्रा हमें दे रखी है कितनी 100 kg, और इसको किस में बदलना है, हमें बर्फ में बदलना है। प्रशीतक का काम होता है बर्फ में बदलना, बर्फ में बदलना है। तो हमें किया गया कार्य निकालना है कि प्रशीतक पर कितना कार्य हमने किया है, ये क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करोगे, तो अगर दक्षता नहीं आता, रेफ्रिजरेटर में कार्य गुणांक आता है। कार्य गुणांक का अगर मैं सूत्र लिखूं B2 बराबर लिखूंगा तो क्या आएगा, एक तो Q2 अपॉन W, और एक ताप दे रखा है तो ताप वाला लिख देता हूं मैं T2 बटे T1 माइनस T2, ठीक है। मुझे W पूछा है, Q2 मेरे को पता नहीं है अभी, लेकिन मैं ये वाला तो हल कर लेता हूं पोर्शन। ये क्या है, देखो पहले तो इसको हल करो। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो, इसमें केल्विन में हो जाएगा। 273 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो गया है, और T2 इधर 0 डिग्री में 273 जोड़ोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा ये,
यहां पर रखता हूं मान Q2 अपॉन W ऐसे कैसे, T2 का मान कितना 273, T1 का मान कितना, T1 का मान है 300 माइनस T2 का मान कितना 273, ठीक है। तो Q2 बटे W बराबर 273 बटे ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो Q2 कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, इसमें यही आप लोगों को समझना है। Q ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, कब, जब हम किसी पदार्थ की अवस्था को बदलते हैं। जब किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जाता है, जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ है अपने पास, बर्फ है और बर्फ को अगर ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, यानी इसका अवस्था परिवर्तन चालू हो गया। तो अवस्था बदलने के लिए हमने कितनी ऊष्मा ऊर्जा दी उसको, वो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ml करके। क्या होता है ml, याद रखना। m तो है वो पदार्थ जिसकी अवस्था को बदल रहे हैं, और l का मतलब यहां पर है लेटेंट हीट। ये क्या है, लेटेंट हीट, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। क्या बोला जाता है, गुप्त ऊष्मा बोला जाता है, ठीक है। और बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है स्टूडेंट्स, बर्फ की गुप्त ऊष्मा ध्यान रखना 3.4 गुणा 10⁵ जूल होती है, ठीक है, जूल बटे केजी। ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। ये वैसे आप लोगों को याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो क्वेश्चन में वैसे देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट 3.4 गुणा 10⁵ जूल होती है। तो बताओ क्यू निकाल लेंगे अपन, m का मान कितना 100 इंटू l, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है 3.4 गुणा 10⁵ तो बताओ q बराबर कितना हो गया 3.4 गुणा 10⁵, तो ये है 2 ये है, तो 10�7 हो गया। ये q का मान आ गया। ये q यहां काम में ले लेते हैं अपन, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा जब अपन दे रहे हैं, ये जो ऊष्मा ऊर्जा है ये वो ऊष्मा ऊर्जा है जो पानी को बर्फ में बदल रही है, यानी हम पानी से ये ऊष्मा ऊर्जा निकाल रहे हैं। ये वाली ऊष्मा ऊर्जा काम में ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3.4 गुणा 10�7 बटे W बराबर 273 बटे 27। बताओ W के लिए हल कर लोगे इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी लिख लो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, कल तक शायद मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को लिख के रखना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, न्यूमेरिकल तभी हल कर पाओगे जब आप लोग जो अपनी थ्योरी की क्लास होती है उसके नोट्स बनाओगे। जब थ्योरी की क्लास के नोट्स बनाओगे तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन भी हल कर लोगे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आया था मैं, आसान क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी हल कर लोगे। थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को दोबारा देखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये अपनी आज की फिजिक्स की क्लास थी। क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में बताते रहना मुझे, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।